आज की हमारी वीडियो का विषय है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रेमचंद की क्रम के अनुसार कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना। कहने का अभिप्राय ये है कि इस वीडियो से मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 1% आएगा ही आएगा, बिल्कुल दावा करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी ही वीडियो रहेगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और यहाँ से आपको 1% अवश्य देखने को मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर। चाहे वो नेट के अभ्यर्थी देख रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है। चलो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास ये आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको नेट के हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए तो 90 68 68 49 54 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें वही मैं वीडियो में वही करवाती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नहीं तो भाई नेट का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल महासागर है, और महासागर में से जो अमृत का मंथन करते हैं ना, वही टॉपिक मैं करवा रही हूँ, ठीक है। ये करवाने वाले को ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास द्विवेदी युग से माना जाता है, ठीक है। और जो द्विवेदी युग की शुरुआत हुई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ, मतलब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो इतिहास की जो शुरुआत की कहानियाँ हैं वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी उन कहानियों का क्रम है, प्रकाशन है, कौन कौन सी कहानी है, उनके लेखक सभी यहाँ दिए गए हैं। कहानी है ये, और कहानीकार यानी लिखने वाले लेखक और प्रकाशन वर्ष ध्यान से देखेंगे। एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहती हूँ कि 1 नंबर तो मैं गारंटी लेती हूँ, बाकी 2-3 नंबर आ जाए तो वो आपका भाग्य है। लेकिन इतना कहूँगी कि आप जो भी वीडियो डालती हूँ, ऐसे तो मैं यूनिट वाइज भी डाल सकती थी, लेकिन पाठ्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा है, तो यूट्यूब वाले बच्चों को मैं वही करवा रही हूँ जो पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो मलाई वाले प्रश्न है, ठीक है। और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। इनको आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो, ठीक है। इंदुमती कहानी है और किशोरी लाल गोस्वामी इनके लेखक हैं, और संवत 1957 यानी 1900 में ये प्रकाशित हुई थी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, संवत को और ईस्वी को बहुत रटते हैं। भाई कहाँ संवत आएगा, कहाँ ईस्वी आएगा। और जो पुराने वाले अभ्यर्थी जानते हैं, मैं बताती हूँ कि देखो, अब संवत है, संवत देखो 1 2 3 4 वर्ण आए हैं संवत में। ईस्वी में देखो, ये मत कहना पूरा में ये है, ठीक है, जो ट्रिक है वो बता रही हूँ। तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, कम में से ज़्यादा को, तो ज़्यादा है क्या है, संवत है। जैसे 1957 में से आप 57 वर्ष घटाओगे तो ईस्वी, तो ये क्या आ जाएगा, आपका ईस्वी आ जाएगा, ठीक है। तो ईस्वी, अगर ईस्वी पूछा जाए, अगर आपको ईस्वी याद है और संवत पूछ लिया जाए तो आप में 57 वर्ष जोड़ लेना। अगर संवत दिया गया है और आप क्या है, आपको ईस्वी याद है, तो संवत में से 57 वर्ष घटा देना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एक लॉजिक है, हर एक प्रश्न में याद रखेंगे, ठीक है। अब रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। गुलबहार कहानी का नाम है, कहानीकार है किशोरी लाल गोस्वामी। अब इंदुमती क्या है, किशोरी याद रख लेंगे। गुलबहार ये भी किशोर, इसमें संवत 1959 और ईस्वी दिया हो तो 1902। प्लेग की चुड़ैल है भगवान दास
और संवत 1959 और यहाँ कर लेंगे 1902। तो देखो यहाँ भी 1959 है, यहाँ भी दोनों ये ठीक है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। अब आप याद रखेंगे प्लेग की चुड़ैल। अब क्या है, आजकल तो चुड़ैल बहुत कम मानते होंगे आज भी, लेकिन पहले क्या चुड़ैल वगैरह बहुत मानते थे। तो वो क्या, किसी को ऐसा लग जाता कि भाई ये चुड़ैल आई है इसमें, तो वो क्या करते, भगवान दास यानी बहुत झाड़ फूक पूजा पाठ करवाते थे, भगवान की शरण में जाते थे। ऐसा याद रखिए। जिसको याद नहीं हो रही है कि प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है, किसी को चुड़ैल का साया हो जाता तो भगवान की शरण में जाते थे, मंदिर वगैरह में डॉक्टर की बजाय पूजा पाठ करवाते थे। ठीक है। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय, कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल, संवत 1960, ईस्वी दिया है तो 1903। ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो अगर ईस्वी पूछ लिया जाए तो यहाँ 11 आया है, यहाँ 3 आया है। ठीक है, गिनती। पंडित और पंडितानी, पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी, गिरजा दत्त पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी, संवत 1960 और ईस्वी आ जाए तो 1903। दुलाई वाली बंग महिला, बंग महिला का क्या नाम था, वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम था। बंग महिला नाम से ये क्या थी, प्रसिद्ध थी। 1964 एवं 1907। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये सरस्वती में जितनी रामचंद्र शुक्ल के जो आरंभिक कहानियाँ थी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये सारी कहानियाँ किसमें छपी थी, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो इनके देखो यहाँ से आपके 4 प्रश्न बने हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। पहले तो कहानी, फिर कहानी के लेखक, इस कहानी के लेखक कौन है, तो ये आपका प्रश्न बना। दूसरा, ये कब प्रकाशित, तो ये सन पड़ गया। और ये किस पत्रिका में छपी है, सरस्वती में। और ये किस समय के, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं, ये इसमें द्विवेदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी। अब ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से देखेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी कोई, लेकिन ध्यान रखना अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कहानी को प्रथम कहानी माना है। ठीक है। अब देखेंगे, यहाँ है प्रस्तुति यानी मानने वाले, और यहाँ है कहानी, और यहाँ है लेखक। ये 3 क्रमों में हमें इन्हें बांट दिया हमने। ठीक है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है इंदुमती, और इनका जो है ये 1900 में लिखी गई थी। और किशोरी लाल गोस्वामी इनके क्या है, लेखक हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणय, और ये 1887 इसका ईस्वी है। ये देखें ईस्वी, ध्यान रखेंगे ईस्वी में, संवत में नहीं है। किशोरी लाल गोस्वामी। अब आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र बडवालिया, ये मानते हैं जमींदार का दृष्टांत, और सन है 1871। यानी राजेंद्र बडवालिया मानते हैं जमींदार का दृष्टांत, और सन इसका रहेगा यानी ईस्वी रहेगा 1871। रेवेंड जे न्यूटन। ठीक है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछी गई है। मैं बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सी, एक तो ये पूछी जाती है बार बार परीक्षा में, ये दूसरी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इन्हें तो आप अवश्य याद रखेंगे। अगर बाकी आप याद नहीं कर पाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, होती है तो सारी याद कर लेना। लेकिन जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि बस मेरा जीआरएफ नहीं, किसी तरह से मेरा नेट निकल जाए, तो अगर जीआरएफ की दृष्टि से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको संपूर्ण याद करना पड़ेगा। और अगर आप नेट की दृष्टि से तैयार कर रहे हो तो महत्वपूर्ण से भी काम चल सकता है। ठीक है। तो देवी प्रसाद मानते हैं 1 टोकरी भर मिट्टी, 1901, माधवराव सप्रे। अब क्या है, देवी प्रसाद है मानने वाले। 1 टोकरी भर मिट्टी कहानी का नाम है, 1901 में लिखी गई थी। लेखक का नाम है माधवराव सप्रे। 1 टोकरी भर मिट्टी आपकी इसमें पाठ्यक्रम में है, जिसमें से क्या है, एक जमींदार है, वो इसमें केवल 3 ही पात्र हैं, जिसमें से एक है बुढ़िया, एक बुढ़िया की क्या पोती है जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है, और एक जमींदार है। जमींदार बुढ़िया की जो है ज़मीन को हड़पना चाहता है। थोड़ी सी ज़मीन है जिसपे एक क्या कच्ची झोपड़ी है। तो उसमें बुढ़िया कहती है कि मतलब कि 1 टोकरी मिट्टी उठाने को बोलती है जमींदार को, लेकिन वो मिट्टी उठा नहीं पाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें एक टोकरी मिट्टी क्यों चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मेरी पोती ने खाना नहीं खाया है। वो कह रही है कि मैं झोपड़ी में जाकर ही खाना खाऊंगी। तो बड़ी मार्मिक कहानी है,
मार्मिक कहानी ये है कि जमींदार का इसमें स्वार्थ दिखाया गया है, थोड़ी सी ज़मीन के लिए उसकी भावनाओं से खेल जाता है, लेकिन बाद में जब जमींदार उस टोकरी को नहीं उठा पाता है तो बुढ़िया कहती है कि साहब इसमें तो लाखों यानी हजारों क्या टोकरियाँ मिट्टी है इसमें, तो आप उनका भार कैसे उठा पाओगे जब एक टोकरी मिट्टी का भार नहीं उठा पा रहे। इस कथन से क्या है, जमींदार का दिल पिघल जाता है, उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वो झोपड़ी को छोड़ देता है। तो ये बड़ी मार्मिक कहानी है। प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है, ये प्रश्न बन सकता है, कहानी का सम्राट किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो प्रेमचंद तो होंगे ही होंगे क्योंकि इसका उत्तर प्रेमचंद है, तो याद रखेंगे प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है। मूल नाम इनका क्या है, धनपत राय, लेकिन मूल नाम वो इनका बचपन का नाम, लेकिन ये कहानी उर्दू नाम से भी इन्होंने कहानियाँ लिखी है, नवाब राय नाम से। ठीक है, उर्दू में भी इन्हें नवाब राय नाम से लिखी है। नवाब राय नाम से इनकी उर्दू, यानी मैंने कहा ना अभी उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे, तो नवाब राय नाम से इनकी प्रथम कहानी है इश्क दुनिया का हुब्बे। इश्क दुनिया का हुब्बे, तो ये उर्दू में ही इनका अर्थ और क्या है, वतन शीर्षक से 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो याद रखेंगे 1908 में, सन भी याद रखेंगे 1908 में, और जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर आप इन्हें अपने नोट्स बना सकते हैं तो मेरे साथ साथ आप निःशुल्क बना सकते हैं, जैसे मैं करवाती हूँ। और अगर आपको PDF चाहिए तो 90 68 68 49 54 पर आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए 90 68 68 49 54 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नवाब राय की प्रथम कहानी संग्रह, यानी नवाब राय नाम से हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह देखेंगे सोजे वतन। सोजे वतन है इनकी 1908 में, जो जमाना प्रेस यानी कानपुर से जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुई थी। लेकिन जमाना सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो सिटीजन यानी कि क्या है, देशद्रोही, यानी जो देशद्रोही, यानी कहने का मतलब ये है कि देशद्रोही यानी मतलब इसमें सोजे वतन में अंग्रेजों के खिलाफ, यानी वहाँ उनको तो क्या देशद्रोही लग रहा था भाई, उनके खिलाफ क्या है, भड़काया गया था जनता को। एक तरह से देखा जाए तो हमारी तरफ से क्या है, लोगों को जागरूक किया गया था कि तुम्हारे साथ क्या क्या शोषण हो रहा है, अंग्रेज सरकार क्या क्या अत्याचार कर रही है। तो हमारी तरफ से तो ये देशभक्ति इनका कहानी संग्रह था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे सिटीजन का आरोप लगाकर इसे जब्त कर लिया था। और ये सोजे वतन उर्दू में, यानी भाषा इनकी क्या थी, उर्दू में क्या है, कहानियों का संग्रह था, यानी उर्दू में जितनी भी कहानियाँ थी सोजे वतन में छपती थी इनसे पहले। ठीक है, जब ये लिखने लगे थे प्रेमचंद नाम से, जब लिखने लगे थे उससे पहले ये नवाब राय नाम से लिखते थे। तो नवाब राय नाम से इनकी जितनी भी कहानियाँ थी इसमें सोजे वतन में छपती थी। और ये है कहानियों का संग्रह है, और किस भाषा से, उर्दू से, याद रखेंगे। अब ये बड़ा कंफ्यूज रहता है अभ्यर्थियों के कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है। तो आज के बाद ये कंफ्यूज आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी। अब प्रेमचंद नाम से बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद नाम से, ठीक है। और ये दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, प्रकाशित, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, समझ जाना कि जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1910 में, बड़े घर की बेटी। और ये प्रेमचंद नाम से, ध्यान रखेंगे प्रेमचंद नाम से है। फिर है प्रेमचंद की प्रथम कहानी सोत, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में। कहने का अभिप्राय है ये क्या है, हिंदी में लिखी गई थी, ये नीचे वाली हिंदी में लिखी थी 1915 में, वो ऊपर वाली जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1910 में, और नीचे वाली 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो कई बार पूछा जाता है ये कहानी किसकी है, तो आप याद रखेंगे लेखक का नाम, ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, कब लिखी गई थी, वो सन याद रखेंगे। इसके साथ तीसरा, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वो भी याद रखेंगे। इनकी भाषा क्या है, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, ये तथ्य आते हैं। कुछ आलोचक
यानी कुछ आलोचकों का मानना है पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कहानी मानते हैं, यानी पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। पंच परमेश्वर में दिखाया गया है कि पंचों का न्याय, इसमें क्या दो दोस्त है और एक क्या है, ये अपनी बूढ़ी खाला, क्या खाला कहा जाता है मुस्लिम भाषा में, खाला मौसी को कहा जाता है। तो इनकी मौसी बूढ़ी इनके साथ रहती थी जब तक वो काम करती थी, यानी जब तक वो अपना काम खुद कर सकती तब तक ये उनके साथ रहती थी। और जब इनकी ज़मीन वो अपने क्या है अपनी बहन के बेटे के नाम करवा देती है, तो फिर क्या होता है कि वो उसकी ज़मीन नाम होने के बाद वो उसे बूढ़े उसको क्या है वो समझने लगता है और वो उसका जो भी वो खर्चा देता था उठाने से मना कर देता है। और जो सरपंच होता है वो उसका दोस्त होता है, ठीक है, उस खाला के बेटे का दोस्त होता है। लेकिन जब वो उसके लिए उसको ये विश्वास होता है, जब बुढ़िया पंचायत बुला लेती है तो उसको ये विश्वास होता है कि ये मेरे ही पक्ष में फैसला सुनाएगा क्योंकि ये मेरा दोस्त है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब कहा जाता है कि पंच परमेश्वर, यानी परमेश्वर मतलब भगवान, जो उस समय जो पंचायत फैसला करती थी, आज के ज़माने की तो अलग बात है, तो वो क्या है उस देखो पहले भी होता था, अन्याय होता था पहले भी, लेकिन क्या है जब वो पंच इकट्ठे होते हैं तो उस पर बैठने के बाद, पंच की गद्दी पर बैठने के बाद, सरपंच की गद्दी पर बैठने के बाद वो बुढ़िया के पक्ष में फैसला सुनाता है, जिससे वो बहुत इसे नाराज होता है और अचंभित भी होता है कि मेरा दोस्त होकर मेरे खिलाफ फैसला सुनाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी में पंच परमेश्वर, पंचों का न्याय दिखाया गया है। तो कोई क्या है, कुछ आलोचक इसे प्रथम कहानी मानते हैं। अंतिम कहानी कफन, अब ये आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो भाई, जब इंसान का समय नज़दीक होता है तो उसे क्या याद आता है? कफन याद आता है। उसके अंतिम दिनों में क्या, यानी अंतिम क्षणों में क्या काम आता है? कफन ही काम आता है, यानी मरने के बाद हमें कफन उड़ाया जाता है। और ये बड़ी अचरज की बात है, 1936 में ही ये मतलब एक तरह से भगवान का, मैं तो हालांकि किसी बुक में ये लिखा नहीं है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैंने अपने जो संवेदन हृदय से ये सोचा, संवेदनशील होकर, कि 1936 में आप भी सोच कर हैरान होंगे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे अपनी गहराई से, अपने हृदय, दिमाग तो नहीं कहूँगी लेकिन अपने हृदय से सोचोगे, 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु होती है और 1936 में ही कफन ये कहानी लिखते हैं। और इनका नाम भी देखो, इन्होंने कफन लिखा है, नाम भी क्या पता नहीं, प्रेमचंद को पहले ही पता चल गया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। 1936 में इनकी मृत्यु होती है और 1936 में ये कफन कहानी लिखते हैं। और ये क्या है, इनकी अंतिम कहानी है। तो जब किसी भी इंसान के अंतिम क्षणों में उसे कफन याद रहता है तो ये तो याद करने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। प्रेमचंद ने लगभग और लगा लेना, लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ये कुल डाटा हम नहीं कह सकते कि पूरी 300 है, 300 के ऊपर नीचे भी एक दो हो सकती है, लगभग 300, लेकिन ज़्यादातर 300 प्लस ही। अब सोच के देखो, 300 क्या है, 1 दर्जन इनके उपन्यास है, 1 दर्जन उपन्यास है, निबंध भी है। अब देखो इतने कितना कुछ लिखा होगा, हमसे कोई कहे तो 2 पेज लिखने में हम थक जाते हैं। तो सोच के देखो, मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में देखो ये कहानियाँ, इनकी कहानी, ये हिंदी की जो कहानियाँ थी ये मानसरोवर में छपी थी। किसमें? मानसरोवर में। और मानसरोवर शीर्षक में कहानी जो संग्रह था इनका 8 भागों में था। कई बार प्रश्न बनाया कि मानसरोवर कितने भागों में, तो मानसरोवर 8 भागों में। मैं बार बार कह रही हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं मैडम बातें बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन मैं इतना बार बार इसलिए फोर्स कर रही हूँ कि इससे आप एक प्रश्न की तो मैं गारंटी लेती हूँ 2-3 आ जाए तो आपकी किस्मत भी है। तो इसको जरूर देखें आप। प्रेमचंद, ये कथन बहुत आता है, प्रेमचंद का बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रेमचंद सबसे उत्तम कहानी, यानी प्रेमचंद मानते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि कहानी का सिर्फ और सिर्फ मतलब मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए, उसमें मनोवैज्ञानिक यानी सोचने के तर्क भी होना चाहिए कि समस्यात्मक, यानी जो वर्तमान में जो समस्याएं चली हुई हैं उनका क्या है, उनका निवारण भी होना चाहिए और उन पर आवाज़ भी उठानी चाहिए। पहले तो हम समस्याओं पर आवाज़ उठाएंगे तभी उसका निवारण होगा। तो ये नहीं कि कोई भी कहानी लिखी उनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे मनोरंजन कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि जो समस्याएं वर्तमान में युग में चल ही रही है
उन समस्याओं को उठाने लेखक का उद्देश्य होना चाहिए, इसके साथ उन समस्या का निवारण भी होना चाहिए। अब देखो, प्रेमचंद की क्रम के अनुसार कहानी बहुत आती है कि क्रम से लगाइए, और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में तो ये आती ही आती हैं, आजकल पीजीटी में भी आने लगी हैं। देखेंगे नमक का दरोगा 1913, नमक का दरोगा 1913, ये केवीएस में यहाँ बहुत प्रश्न बनते हैं, केवीएस पीजीटी में, और इसके साथ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बनते ही हैं। नमक का दरोगा क्या है, एक दरोगा यानी एक जो थानेदार जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसकी कर्तव्यनिष्ठता दिखाई गई है कि वो किस पर, और एक जमींदार का है जो पैसे के चक्कर में इतना अंधा हो गया है, उसे क्या है अपने सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं रहता है। तो नमक का दरोगा भी आपके पाठ्यक्रम में 1913, सज्जनता का दंड 1916, कहते हैं ना कि जो सज्जन होते हैं ना, इसमें 16 गुण हैं, बड़े 16 गुण हैं, तो सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा मंदिर 1917। तो देखो, जो कहानियाँ एक एक सन में लिखी है उनको साथ लिख दिया मैंने ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। बूढ़ी काकी ये है 1920, और शांति 1921। सवासेर गेहूँ, सवासेर गेहूँ में दिखाया गया है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि सवासेर एक जब क्या है, एक संत आते हैं, एक महाराज आते हैं खाने के लिए उनके पास। तो भाई पहले क्या, जो गरीब आदमी होता है ना, वो बड़ा दिल का बड़ा अच्छा होता है, तो वो उसको खाने के, उसके पास वो नहीं होते, गेहूँ नहीं होते, मतलब कि पहले के ज़माने में गेहूँ को बहुत अच्छा खाना माना, जैसे बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी खाते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं संत को बहुत अच्छा खाना देंगे, नहीं गेहूं की रोटी दूंगा। तो वो क्या है, एक जो हैं जमींदार कहिए या फिर जिनके पास जो लेन देन करते हैं पैसे का और जो चीज़ों का, तो वो उसे ले जाते हैं, जिसको आप जमींदार कुछ मान लीजिए, जमींदारी समझ लीजिए। तो सवा सेर गेहूँ ले आते हैं और वो गेहूँ बार बार दे भी देते हैं, लेकिन क्या है, सवा सेर गेहूँ का कर्जा उतरने नहीं देते हैं, और कर्जा उतारते उतारते उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भी उनके बेटे को फिर लगा लेते हैं पकड़ कर कि तू, तेरे बाप का कर्जा तू उतारेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। तो इस कहानी में ये दिखाया गया कि हमारे जो भारतीय समाज में क्या है, एक अमीर गरीब की जो खाई है, एक शोषण, जो जिसके पास पैसा है, शोहरत है, वो किस प्रकार गरीब इंसान को कुचल कर रख देता है, उसका हृदय द्रवित भी नहीं होता। भाई दे दिया तो फिर क्यों बार बार टॉर्चर किया जाना। आजकल तो देखो संविधान लिखा गया है, आज भी बहुत सी जगह होता है ऐसे, जो जागरूक नहीं है, जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आज भी शोषण बहुत होता है लोगों का, पहले तो और भी ज़्यादा होता था। शतरंज के खिलाड़ी 1924, सवासेर गेहूँ और शतरंज के खिलाड़ी दोनों क्या है 1924 में लिखी गई है। देखो सहसे शतरंज, सहसे सवासेर गेहूँ दोनों, और मुक्ति मार्ग भी 1924 में लिखी गई है। तो एक सन को मैंने इकट्ठा कर दिया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति धन, ये चौथी कहानी है मुक्ति धन, ये भी 1924 में लिखी। ये पांचवी है सौभाग्य के कोड़े, ये भी 24 में लिखी गई। तो सारी इकट्ठी कर दी मैंने जो एक सन में लिखी गई थी। इसके साथ ही दो सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलगोजा 1929, पुस की रात क्या है, कितनी, ये भी इसी तरह दिखाई गई अमीरी और गरीबी की, जिसमें जमींदार क्या है कितना शोषण करता है जो उनके नीचे जो छोटे किसान कार्य करते हैं। तो पूरी रात ठंड में बढ़कर किस तरह वो अपना कर्जा उतारता है। इसमें भी इस तरह की बहुत कहानी जमींदारों के ऊपर उन्होंने लिखी है। समरियाता 1930, पत्नी से पति 1930। आगे बढ़ते हैं। दो सदगति, इसमें सदगति भी यही दिखाई गई है, जिसमें पंडित के लिए वो क्या है, वो अपनी बेटी का वो करने के लिए जो बोलते हैं ना, जो भी शादी में जो परंपरा होती है वो करने के लिए वो गांठ क्या है तोड़ता रहता है, उस तरह से दिखाया गया। दो बैलों की कथा, एक आज़ादी और परतंत्र भारत पर, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो किस प्रकार से अंग्रेज शोषण करते थे। और इसमें जो गधे दिए गए हैं ज़्यादातर जो उन व्यक्तियों का प्रतीक है, उन मानव का प्रतीक है जो कि शोषण सहन करते रहते पूरी ज़िंदगी, और ये मान लेते हैं, हार मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो शोषण लिखा ही है। उस समय हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे, जो ज़्यादातर हमारा देश यूं ही गुलाम हुआ था कि वो उन्हें अपने से बड़ा मानते थे और ये मान लिया था कि हम छोटे हैं, हम इनका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जो दो बैल है, जो उन जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र आज़ाद है, उन लोगों का प्रतीक है जिन्होंने संघर्ष करके देश को आज़ाद किया था। तो और क्या है, उन्हें अपने
अपने देश की गुलामी का एहसास था। तो इन दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है। 1931 होली का उपहार भी 1931 ठाकुर का कुआं, इसमें भी जो दलित समाज है उसकी लिखा गया है जिसको पानी पीने का भी अधिकार नहीं होता है। ईदगाह कहानी बहुत ज़्यादा मार्मिक है। इसमें क्या है, एक लड़के के माँ बाप मर जाते, सिर्फ उसकी दादी ही सहारा है होते। जब ईदगाह का मेला लगता है, जब छोटे बच्चे अपना खिलौना खरीद रहे होते हैं, लेकिन ये अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और उस चिमटे की इतनी व्याख्यान करता है और बच्चे उसे चिढ़ाते हैं जो मिठाई लाते हैं कि तुमने खिलौना नहीं लिया। तो वो बोलते कि तेरे थारे जो तुम्हारे खिलौने हैं तो वो तो मिट्टी के हैं, मैं इन्हें तोड़ सकता है, मेरा मजबूत है। लेकिन वो मांगते कि तो हमारा तेरा ये दे दे, चिमटा दे दे, लेकिन वो नहीं देता है। तो अपनी दादी को आकर दिखाता तो दादी क्या है, बड़ी दरबित होती है और उसे गले से लगा रही थी। तो मैं ये कहानी पढ़ रही थी, मुझे बहुत देर तक रोई। मैं बहुत ये कहानी पढ़ती हूँ, मैं इमोशनल थोड़ी ये सोचने के लिए एक छोटा सा बच्चा किस तरह से अपनी दादी की भावनाओं को समझता है कि मेरी दादी खाना बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो ईदगाह 1933 सारी बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ये नशा कहानी है, इसमें भी जमींदार और जो जमींदार है का लड़का है और एक उसका कलरक का बेटा है। तो कलरक का बेटा होता है, वो बात बात पर क्या है, जमींदारों का व्यंग्य कसता है कि तुम तो खून चूसने वाले हो, तुम्हें अत्याचार करते हो छोटों पर। लेकिन जब वो क्या है, जमींदार का बेटा उसे अपने घर ले जाता है तो उसका परिचय जमींदार के बेटे के नाम से करवाता है। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे उसमें भी नशा क्या है, जो बनावटी अमीरी का नशा चढ़ जाता है। जब वो वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि वो किस तरह से ट्रेन में झगड़ा करता है और बाद में पता चलता है कि उसकी मतलब कहने का अभिप्राय ये है, नशा में कथनी और करने में अंतर दिखाया गया है। इसका मूल उद्देश्य कि हम कहते कुछ है करते कुछ है, तो कथनी और करने में अंतर दिखाया गया है। इसमें आगे हैं नशा, बड़े भाई साहब 1934, दोनों का एक ही सन है, एक सन वाले इकट्ठे याद कर लेना। कफन ये 1936 जो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियाँ लिखी है, इन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी है और ये 3 कहानियों में से भी एक कहानी से इतने प्रसिद्ध हुए थे कि मतलब कि इनका कहानियों में, कहानीकारों में नाम सर्वश्रेष्ठ आने लगा। तो देखिए इनकी कहानी थी, पहले इसके बारे में बता देती हूँ। उसने कहा था एक, इसमें क्या है, 2 विषय हैं। पहला विषय है कि प्रेम, निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से किस प्रकार देशभक्ति भी दिखाया गया कि इसमें क्या है, किस तरह से नायक देशभक्ति की भूमिका भी निभाता है और अपने प्रेम को भी जिंदा रखता है। उसने कहा था मैं क्या है, एक 8 साल की लड़की है और क्या है, एक 12 साल का लड़का है और जिसमें नायक है लहना सिंह और लड़की का नाम नहीं दिखाया गया, सिर्फ सूबेदार ने, लास्ट में जाकर पता चलता है उसे सूबेदार ने ही कहा जाता है, जिसे किसकी। और इसमें ये एक आ सकता है, इसलिए बता देती हूँ थोड़ा सा। एक कथन है, क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी कुड़माई होगी। तो कुड़माई है कि मतलब कि सगाई, क्या तो बार बार जब वो दुकान में मिलते हैं, एक दुकान में बार बार सामान लाने के जाते हैं लगातार, तो रोज़ लड़का यही पूछता है क्या तेरी कुड़माई होगी। तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। तो एक दिन लड़की कहती है हाँ होगी। तो इससे लड़का इतना क्या टूट जाता है और वो कभी किसी पर टक्कर मारते हुए कोई उसको अंधा कहता है कुछ और वो चला जाता है। उसके बाद वो कभी नहीं मिलते और उसकी वास्तव में उसने अपना, तो उसका यकीन नहीं होता। तो वो क्या है, शॉल दिखाती है जो कढ़ाई जिसमें निकली हुई है कि देखो ये हो गई। उसके बाद ये तकरीबन 25 वर्षों के बाद मिलते हैं और उसने कहा था जिसमें उसका एक बेटा भी है जो बोधा सिंह है, ये भी क्या सेना में जवान है, यानी सेना में भर्ती हुआ है। उसका जो है हस्बैंड यानी पति है वो भी क्या सेना में और वो सूबेदार के पद पर है। तो जब वो उसको साथ लेकर जाते हैं तो वो कहती है अपने पति से इसको बुलाओ, मैं इसको जानती हूँ। तो वो अंदर आते हैं तो वो लहना सिंह उसे पहचान नहीं पाता, जो नायक है, नायक इसमें लहना सिंह है, उसे पहचान नहीं पाता है। तो पूछ लिया जाता है कि इसमें नायक कौन है, तो लहना सिंह है। तो वो बताते हैं कि क्या तेरी कुड़माई होगी। तो ये वचन बोलते, ये कथन बोलते ही इसको लड़की को, उस समय तो लड़की नहीं थी, सूबेदार ने को याद आ जाता है कि
जो है कि हाँ उस समय ये हुआ था, सब कुछ लड़के को याद आ जाता है, यानी लैला सिंह को याद आ जाता है। तो कहता है कि जिस तरह से तूने मेरी रक्षा की थी तांगे से और अपने खुद को तांगे के नीचे धकेल कर मेरी जान बचाई थी, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो इसमें लैला सिंह अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करता है, उसके पति की, उसके पुत्र की। तो लास्ट में बोलता है कि जब वो पत्र लिखता है घर पे, वो उसका पति सूबेदार, तब वो कहता है लैला सिंह की सूबेदारनी को कहना कि जो उसने कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। लास्ट में पता चलता है, इन्हें अंतिम क्षणों में पता चलता है कि उसने क्या कहा था। तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि इससे प्रश्न आते ही आते हैं और ये हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एकमात्र कहानी से चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का इतना नाम हुआ था कि ये क्या है, बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। और ये आता कि ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कौन सी पत्रिका में? सरस्वती में। बुद्धू का कांटा 1914 भारत मित्र, और उसने कहा था, नहीं, सुखमय जीवन 1911 भारत मित्र में। कई बार ये प्रश्न बनता है कि उसने कहा था कौन सा समय था। तो ये आप जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम जर्मनी से लड़ाई कर रहे थे और किसे? ब्रिटेन की तरफ से हम लड़ रहे थे, क्योंकि हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था। तो हम जर्मनी पर चढ़ाई कर रहे थे, यानी जर्मनी पर लड़ाई कर रहे थे और ब्रिटेन की तरफ से हम लड़ रहे थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इनका क्रम है। 1911 सुखमय जीवन भारत मित्र में छपी थी। और क्या है, देखो भाई, जब मित्रों के साथ जो जीवन होता है, भारत के मित्रों का साथ, तो वो जीवन क्या है? सुखमय होता है। और क्या एक बन के 11 बनते हैं, एक मित्र बनकर कहते हैं ना, 11 होते, ताकत आ जाती है। बुद्धू का कांटा भारत मित्र, ये भी बुद्धू है 1914 में, उसने कहा था 1915 में। सरस्वती, तो एक बार मैं इनकी क्या है नज़र डाल लेते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। तो आज हमने पढ़ा था कि द्विवेदी युग से कहानी की शुरुआत हुई है। ये कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में छपी हैं। इसके साथ ही प्रेमचंद की प्रथम कहानियाँ हमने पढ़ी। प्रेमचंद की प्रथम कहानियाँ किस नाम से हैं, और ये इसके साथ ही हमने पढ़ा कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में छपी। इसके साथ ही प्रेमचंद की क्रम के अनुसार कहानी पढ़ी हमने, और फिर हमने पढ़ी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की मात्र और केवल 3 कहानियाँ और किस पत्रिका में छपी। तो ये नेट साहित्य के आपको नोट्स चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज कर सकते हैं, इनके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बड़े ही सिलेक्टेड नोट्स हैं कि आप की परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसी से बनते हैं। आज की क्लास कैसी लगी? अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी अवश्य बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।